प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में आपने पढ़ा कि बादल राग कविता जो आपके यहाँ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उसके बाद उसी कविता का जो पार्ट 2 है वो यहाँ आपके सामने लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। आइए पाठ को शुरू करते हैं और पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको ये बताते चले कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वह छायावादी कवियों में से एक। पहले पार्ट में आपने पढ़ा कि कैसे जो बादल रूपी क्रांति लोगों के कान में पड़ी, क्रांति की आवाज, क्रांति की गर्जन, तो जो सोए हुए लोग थे वे जाग उठे। और वे सोए हुए लोग कौन थे? जो कि समाज में पूंजीपतियों द्वारा शोषित थे। ठीक है, अब यहाँ पर पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा कि जो बादल थे वो विप्लव के बादल कहलाए। कहने का मतलब ये कि वे विध्वंसकारी कहलाए, दमनकारी कहलाए। लेकिन दमनकारी किसके लिए हुए? वे जो शोषण करते थे उनके लिए। ठीक है ना। और जो अंकुर के बीज थे, जो यहाँ पर अंकुरित पौधे थे, उनके लिए वह वरदान स्वरूप साबित हुए। यहाँ पर जो क्रांति थी वह समाज के सोए हुए निम्न वर्ग के लोगों के लिए थी। इसमें आप पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में कि कैसे बारिश होने पर जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष कभी आसमान छूने की आशा रखते थे, वे गर्जन, आंधी, तूफान, बारिश आने से तहस नहस हो गए। यहीं पर विप्लव के बादल वाली बात साबित हो रही है कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, वह जो पूंजीपति थे, वह जो क्रांति रूपी बादल था, उससे संहार जब उनका हुआ, नुकसान उन्हीं का हुआ। उनकी जो दमनकारी नीतियां थी उनको दबाई गई, उनसे लड़ाई लड़ी गई। ठीक, आइए कुछ पढ़ते हैं, फिर एग्जैक्ट बात सामने आ जाएगी। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर वही यहाँ पर बात को थोड़ा सा फोर्सली करके बोला जा रहा है कि फिर बार बार गर्जन, किसकी गर्दन? बादल की। वर्षण है मूसलधार, वर्षण मतलब बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश, बहुत ज्यादा बारिश ना, भयंकर बारिश। ठीक, अधिक बारिश, अत्यधिक बारिश। हृदय थाम लेता संसार। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर बात बादल की जा रही है, लेकिन ये बात बादल और पौधे से हट करके किसके लिए है? ये समाज के लोगों के लिए है। पहले मैं आपको बादल और पौधों के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा, फिर कैसे वो समाज के लोगों के लिए है उसको भी बताऊंगा। कह रहे हैं कि फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार। बार बहुत अधिक गर्जना करने की वजह से अत्यधिक बारिश होना शुरू हो जाती है, और जब अत्यधिक बारिश होती है तो हृदय थाम लेता संसार। अब यहां पर देखिए, अब बारिश होने का क्या मतलब था? जो क्रांति आई, क्रांति आने से जो उसकी लड़ाई थी, उसके जो विचार थे वे इतने तीव्र हुए कि उससे जो लोग सोए हुए थे वे जाग उठे। और जब जाग उठे तो जो संसार के लोग थे वे थाम लिए खुद को थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर थामना क्या है? वो जो मुसीबतें थी, जो उनको डराया जाता था। आगे, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, घोर मतलब बहुत ज्यादा, वज्र हुंकार, किसकी वज्र? वज्रपात के समान, वज्रपात के समान जो हुंकार थी बादल की, और वो हुंकार किसकी है? अब यहाँ पर जो क्रांति लाई गई है उससे जो लोग जागरूक हुए हैं, असनिपात से सापित उन्नत सत सतवीर। ध्यान दीजिएगा, असनि का मतलब होता है असनिपात, बिजली गिरना। अब बादल से बिजली गिरेगी। से सापित, सापित का मतलब ये होता है उससे पीड़ित। ठीक है ना, साप से ग्रस्त। ठीक, उन्नत सत सतवीर,
जो उन्नत थे, जो बहुत बड़े थे, जो बहुत उच्च थे, ये किसके लिए आया है? यहाँ पर ये बात तो कर रहे हैं पौधों के लिए, सॉरी बड़े बड़े पेड़ों के लिए, और वे बड़े बड़े पेड़ कौन है समाज में? पूंजीपति हैं। ठीक, अब कह रहे हैं कि असनिपात से सापित उन्नत सत सतवीर, छत बिछत हत अचल शरीर। वे सब छत बिछत हो गए, नष्ट हो गए। कौन? जो अचल शरीर थी उनकी। पहले मैं इसकी व्याख्या बता देता हूं इन दोनों लाइनों की। जो बड़े बड़े पेड़ थे ना, जो उन्नत सत सत वीर थे, जो कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले पेड़ थे, गगनचुंबी जो पेड़ थे, पर्वत कह सकते हैं, ठीक है ना, जो पेड़ थे, वैसे पेड़ के लिए ही बात आई है, कहीं कहीं आपको पर्वत भी मिल जाएगा। जो गगनचुंबी आसमान को छूने वाले बड़े बड़े पेड़ थे, वे पेड़ स्थिर थे, वे कभी डिगने वाले नहीं थे, और वे, लेकिन जब असनिपात से सापित, जब बिजली चमकी, जब बिजली चमकी, जब वज्रपात हुआ, जब बिजली रूपी वज्रपात गिरा, तब क्या हुआ? छत बिछत हत अचल शरीर। तो जो बड़े बड़े जो पेड़ थे वे सब नष्ट हो गए, वे सब नष्ट हो गए, मारे गए। अब यहां से देखिए, यहां बड़े बड़े पेड़ पूंजीपति हैं, ठीक, और वे असीम ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखते थे, लेकिन जब यहां पर वज्रपात हुआ, जो क्रांति, देखिए बादल गरजता है तब बिजली होती, बिजली आती है, असनिपात हुआ की बात आई है, जब बादल गरजेगा तो बिजली भी चमकेगी। इसका मतलब बादल रूपी जब क्रांति आएगी तो उससे जो एक नया विचार आएगा, जब उससे एक नए विचार का जन्म होगा, तो उस विचार से जो नए लोग जागेंगे, उससे जो पूंजीपति हैं वे सब क्या होंगे? वे सब तहस नहस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब बड़ी बड़ी क्रांति आती है जो कि बिजली के समान होती है, बिजली गिरने के समान, तो उससे वे पूंजीपति ही पीड़ित होते हैं, पूंजीपतियों का ही नुकसान होता है, छोटे तबके के, निम्न वर्ग के किसी व्यक्ति का नहीं होता है। ठीक, आगे अब चलते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। ध्यान दीजिएगा, गगन स्पर्शी, जो गगन को छूने वाले, स्पर्धा धीर, जो स्पर्धा को धारण करते थे, ऐसे बड़े बड़े पेड़ जो कि गगन को छूने की कामना रखते थे, वे उनके ऊपर छोटे छोटे पौधे, लघुभार मतलब हल्के, हल्के भार वाले पौधे हंसते हैं। हंसने का मतलब उनको देख करके खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच जाते हैं। जो बिजली गिरती है, बादल गरजने से जो बारिश आती है, उससे बड़े बड़े पेड़ ही गिरते हैं, बिजली गिरने से बड़े बड़े पेड़ ही टूटते हैं, छोटे पौधे उनका नुकसान नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे बड़े पौधों, बड़े पेड़ों का नुकसान होता है, छोटे पौधों का नहीं, वैसे ही समाज के उच्च वर्ग के लोगों का नुकसान होता है, पूंजीपतियों का नुकसान होता है। जो पीड़ित है, शोषित है, जो निम्न वर्ग का है, उसका नुकसान नहीं होता है। और जब वो यहाँ पर बच जाता है, क्योंकि क्रांति में वो भी शामिल होता है, तब वह उनके नुकसान पर खुशी होता है। हंसने का मतलब खुशी होना। आगे, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, ये छोटे पौधों के लिए आई है, ठीक है ना। ये बात किसके लिए आई है? छोटे पौधों के लिए। हाथ हिलाते तुझे बुलाते विप्लव रव से, छोटे ही शोभा, छोटे ही हैं शोभा पाते। ये वाली जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाएगा इसका क्या आशय है, पहले व्याख्या बता देता हूं, ठीक है ना। क्या होगी? कह रहे हैं सस्य अपार, सस्य का मतलब हरियाली, खूब हरियाली होती है जब बादल बरसते हैं, मूसलाधार बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, कौन? छोटे पौधे खूब हिलते हैं,
खूब खिलते हैं, खूब खुशी होते हैं और वे हाथ हिलाते हैं, मतलब बुलाते हैं। और खुशी से जब वो बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं? विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। इसका मतलब जो विनाशकारी जो शब्द होता है, जो ध्यान दीजिएगा, रव मतलब यहाँ पर शब्द, ठीक। विप्लव का मतलब होता है जो विनाशकारी होता है, उपद्रवी कहेंगे यहाँ ना, उपद्रव, ठीक, उपद्रव। तो देखिए, उपद्रवी शब्द से छोटे ही शोभा पाते हैं। और ये उपद्रवी शब्द क्या है? आसानीपात, ठीक है ना। और ये आसानपात कब होता है? जब बादल गरजता है, ठीक है ना। देखिए अब यहां से क्या बात निकल करके आई, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बता रहे हैं कि बार बार बादलों के गर्जना करने से खूब मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश जब होती है तो मूसलाधार बारिश के साथ साथ बिजली भी गड़कती है, बिजली भी चमकती है और बिजली गिरती भी है। और बिजली गिरने से जो बड़े बड़े पौधे पेड़ हैं जो आकाश को छूने की स्पर्धा रखते थे, वे सब पेड़ नष्ट हो जाते हैं, उनका नुकसान होता है। और जो छोटे पौधे होते हैं उनका नुकसान नहीं होता है, वे बच जाते हैं। जब छोटे पौधों का नुकसान नहीं होता है, वे बच जाते हैं, तब वो खिलखिला करके हंसते हैं। और इन विप्लव रव के जो गर्जना हुई है, जो ये विप्लव के बादल हैं, इनको वो बुलाते हैं खुशी से। और उन विशाल वृक्षों के नष्ट होने पर उन पर खुशी होते हैं, हंसी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात अब अर्थात जोड़ेंगे यहाँ, अर्थात जो समाज में बड़े तबके के पूंजीपति हैं, जो बड़े तबके के लोग हैं, जब वे निर्धनों का, निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं, शोषण करने के बाद जब क्रांति रूपी एक नई चेतना जगती है, लोग जागरूक होते हैं, तो उस नई चेतना से, नए विचार से जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनकी नीतियों का दमन होता है, उनकी नीतियों को नष्ट किया जाता है। और उनके इस नीति के नष्ट होने से, उनके ऊपर प्रहार करने से उनका ही नुकसान होता है। जो छोटे तबके के लोग हैं वे तो क्रांति में शामिल हैं, वे तो इसी चाह में थे कि क्रांति रूपी बादल की बारिश हो, क्रांति आए और उससे जो विचार जन्म ले उसमें वो सहभागिता करें और उनको उनका अधिकार मिले। और यहीं से वे खुशी होते हैं। यहां से एक बात निकल करके सामने आती है, कहने का आशय एक लाइन में बताएंगे, कहने का आशय ये है कि हमेशा जब भी समाज में क्रांति आती है तो क्रांति आने से, क्रांति के जो संदेश होते हैं, क्रांति की जो ज्वाला होती है, उससे आम आदमी को ही फायदा पहुंचता है। जो निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है वो खुशी होता है क्योंकि उसके हित की बात होती है, नुकसान तो पूंजीपतियों का होता है जो कि निम्न दर्जे के लोगों का अधिकार भी अपने आप खाए बैठे हैं, जो कि उनका भी अधिकार छीन लिए हैं। ठीक, ये इसकी व्याख्या हुई, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो पूछिएगा, फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। पूछेंगे नहीं, वीडियो को फिर से पीछे करके देखेंगे, ठीक है ना। अब अभी जो पढ़ाए आपको ना, उसका ये जो लिखित है, देखिए मैं थोड़ा साइड होता हूं, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। भाव क्या व्यक्त हुआ है? क्रांति की बात आई है ना। काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य की जब बात करेंगे तो कवि ने क्रांति के बादल की प्रचंड शक्ति का चित्रण किया है, जिसकी बार बार होने वाली गर्जना और मूसलाधार वर्षा से समस्त संसार भयभीत हो उठता है। पंक्तियों में क्रांति, संघर्ष, जन कल्याण, उत्साह और आशा की भावना व्यक्त हुई है। ध्यान दीजिएगा, संसार भयभीत हो उठता है, सही बात है, लेकिन उसी जो गर्जना है, जो क्रांति है, वहीं से तो एक नई चेतना आती है, फिर वहीं से तो निम्न वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचता है। शिल्प सौंदर्य में जो भाषा की बात करते हैं, यहाँ पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। इसके लिए आप कह सकते हैं भाषा सरल और आसानी से समझने योग्य है, जो कॉमन सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा जाता है, कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी और कह दिया जाएगा कि इसका क्या आशय है,
तो वहां आपको ये बताना होता है कि वहां पर विशेष लिख करके ये बातें लिखनी होती हैं। ठीक, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। हाँ, प्रतीक की बात कर लें। प्रतीक आपको पता होना चाहिए, जो उन्नत सतवीर है ये अहंकारी और शोषक वर्ग के प्रतीक हैं। उन्नत सतवीर, जो बड़े बड़े वृक्ष थे, इसका मतलब जो पूंजीपति थे वे क्या थे, वे शोषण करते थे निम्न वर्ग के लोगों का। ठीक, छोटे पौधे और सस्य अपार, ये साधारण जनता और किसान वर्ग का प्रतीक है। ठीक, विप्लव र, क्रांति की पुकार का प्रतीक है। देखिए, विप्लव का मतलब होता है विनाश, उपद्रव। तो ये विप्लव र, और र मतलब क्या होती है, आवाज। तो ये विप्लव की आवाज क्या होती है, जो क्रांति की बात की जाती है। ठीक, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया, पौधों को हाथ हिलाते हुए दिखाया गया है कि आपको बुला रहे हैं ना, यहाँ पर मानवीय क्रिया की तरह पौधों को दिखा दिया गया। ठीक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है, देखिए ये यहाँ पर आता है ना, फिर बार बार, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद बिंब की बात आई है, गर्जन करते बादल, वज्रपात से टूटे वृक्ष और वर्षा में झूमते पौधों के सजीव। ध्यान दीजिएगा, जब वज्रपात होगा, बिजली गिरेगी, बिजली गिरने से पौधे टूटेंगे, जब पेड़ बड़े बड़े जब टूट के गिरेंगे तो दृश्य देखने वाला होता है, दृश्य बिंब होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। छंद इसमें मुक्तक छंद आया है। रस इसकी जो वीर रस की बात है और उत्साह की अभिव्यक्ति हुई है, लोगों को उकसाया गया है। ठीक, थोड़ा सा साइड होता हूं, इसको नोट करिए आप, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसीलिए आपकी इस जो बादल राग की कविता में 4 चरण में मैं आपको पढ़ाऊंगा। 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। दूसरा पार्ट आपको अभी अभी मैंने पढ़ाया, पहला पार्ट इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में है, उसको आप पढ़िए। तीसरा पार्ट भी इसके बाद है, और इसके बाद चौथा पार्ट भी तीसरे के बाद ही उसी श्रृंखला में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। परीक्षा की दृष्टि से आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इसको फिर से कहूंगा, पढ़िए, दोहराइए, और जहां आपको समस्या हो पूछिए, उसका निराकरण जरूर करूंगा। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।